अब हम एक और चीज को समझते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ गोल्ड का रिजर्व करने से क्या हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, गोल्ड के रिजर्व होने से आपकी खुद की कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, देन हाउ कैन यू ट्रेड विदाउट गोल्ड? विदाउट गोल्ड आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? जैसे कि उसी कंट्री की करेंसी के साथ ट्रेड करना, जैसे कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में है, इंडिया और दुबई के बीच में है, और इंडिया और ईरान के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो इंडिया और कुछ कंट्रीज के बीच में ऐसा है कि हम उसी कंट्री की करेंसी हम उनको देते हैं, हम वापस लेते हैं। जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल में इंडियन रुपये आप आराम से यूज कर सकते हो, भूटान में इंडियन रुपये आप आराम से यूज कर सकते हो, और वो लोग यहाँ पे आके आराम से अपनी करेंसी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि सऊदी अरब में आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, तो वो दुकान वाला आराम से ले लेता है, इंडियन रुपीज भी ले लेता है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा अपनी होशियारी दिखाई, और उन्होंने क्या किया, जितनी सारी कंट्रीज हैं, जितनी सारी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी उस कंट्री की करेंसी लाके रखना शुरू किया, विच इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखना। तो इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग इंडिया का जो रिजर्व है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़। अब 200 करोड़ में कितना है, लगभग 200 करोड़ रिजर्व है, जिसमें कुछ जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी यू कैन से यूएस डॉलर होते हैं या तो गोल्ड होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व है। लेकिन एक कंट्री ऐसा भी है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना जो दुनिया की जितनी सारी करेंसी है वो सारी करेंसी लेके बैठा है। चाइना के पास इंडियन रुपी भी है, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक भी है, यूरोप का यूरो भी है, यूके का पाउंड भी है, और यूएसए के डॉलर भी है, और इंडिया का रुपी भी है, पाकिस्तान का रुपी भी है, बांग्लादेश का टका भी है, जापान का एन भी है। लगभग यहाँ पे यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 38% जो इंटरनेशनल करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास। आप ये भी देखो, चाइना पूरी दुनिया को सबसे खराब माल और सबसे अच्छा माल दोनों बेचता है, हर क्वालिटी का, और जहां तक आप मर्जी पूछो उतनी क्वांटिटी भी प्रोवाइड करता है चाइना टू एनी कंट्री। तो हियर व्हाट वी कैन सी इज, अब यूएस, ये आपने देखा होगा रिसेंटली यूएसए ने चाइना के साथ टैरिफ्स बढ़ा दी, इंडिया के साथ बढ़ा दी, घटा दी। यूएसए मतलब कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है कि वो बस अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है, अपने जो रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, या डॉलर की जो स्टेबिलिटी है, जो डॉलर की जो कीमत है, उसको सेफ गार्ड करना चाहता है यूएसए। तो इस चक्कर में अब चाइना को इसकी पड़ी नहीं है। चाइना ने कभी किसी के साथ ना टैरिफ्स में, ना ट्रेड में, ना किसी के साथ कोई भी उटपटांग हरकतें चाइना ने नहीं की, क्योंकि चाइना का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चाइना ने अकलमंदी इस्तेमाल की, होशियारी इस्तेमाल की, तब चाइना ने क्या किया, पूरे जो कंट्रीज की जितनी सारी करेंसी थी, लगभग 20%, जो जितना सारा ब्लू कलर दिख रहा है ना, इतना सारा चाइना ने रिजर्व कर लिया। अब सेकेंड किसने किया, चाइना का भाई जापान, जापान का भाई चाइना। तो सेकेंड रिजर्वेशन किसने रखा, जापान में, और थर्ड स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम है, आपने सुना होगा स्विस बैंक में पैसे रख दिए। अब स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी लगभग पैरेलल चलती है अब बैंक्स की वजह से। अब स्विट्जरलैंड की जो बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उसमें जितने सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस करते हैं, जो प्राइवेट लोग हैं या कंपनीज हैं या कुछ छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, वो अपनी जमा पूंजी स्विट्जरलैंड के पास रखते हैं। तो इनके पास तो किसी भी कंट्री की करेंसी इनके पास तो जाहिर है पहुंच जाती है इनके पास। तो इनके पास अप्रोक्सीमेटली द थर्ड पर्सन हु होल्ड्स द फॉरेन करेंसी इज स्विट्जरलैंड, एंड द फोर्थ पोजीशन में आता है इंडिया, फिफ्थ में आता है रशिया, अब सऊदी अरेबिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सिंगापुर, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर कितनी देर बाद आ रहा है, इसका मतलब इसके पास दूसरों की करेंसी इतनी नहीं है जितना चाइना के पास है। जितनी करेंसी यहाँ पे चाइना के पास नजर आ रही है, अब इसमें यूएसए कितना कम नजर आ रहा है। यूएसए का लगभग 2% भी नहीं है, 3-4% है। 3-4% इसके पास है बस। जो चाइना के पास है, चाइना की इकोनॉमी के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके कंपैरिजन में यूएसए के पास बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऐसे हालात में यूएसए क्या करेगा, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास रिजर्व है, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मेरे पास ट्रेड करने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। अब ट्रेड में बड़ी सिंपल चीज है। ट्रेड में दो चीजें होती है, एक इंपोर्ट करना
माने लाना किसी कंट्री से, दूसरा एक्सपोर्ट करना, है ना, इंडिया से बाहर देना। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ड्यूटीज लगती है। आप इंपोर्ट करोगे, गवर्नमेंट को कुछ पैसे देंगे, वो इंपोर्ट ड्यूटी होगी। एक्सपोर्ट करोगे, गवर्नमेंट से कुछ पैसे देंगे, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी। अब इसमें गोल्ड का क्या माजरा है? अब जो यूएसए अपनी जो डॉलर की जो वैल्यूएशन बता रहा था, इट इज विथ कंपैरेटिव विथ गोल्ड। अब जितनी सारी कंट्रीज जो अपनी करेंसी प्रिंट करती हैं, वो भी गोल्ड के ही कंपैरिजन में करती है। अब क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसा चाइना या जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पास बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी रख ली। अब करेंसी की कीमत किससे कंपेयर हो रही है? गोल्ड से। अब करेंसी इन्होंने क्या कर ली, रिजर्व करके रख ली। इसका मतलब क्या है, इनके पास उस करेंसी के वैल्यूएशन का गोल्ड है। अगर वो, अब मान लो जापान के पास इंडियन रुपी है, वो इंडियन रुपी लाके अगर किसी भी ट्रेड में इंडियन रुपी से करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो वापस लाके इंडियन रुपी दे देगा और कहेगा कि मुझे इसके कंपेयर का, मुझे इसकी कीमत का, इसके वैल्यूएशन का मुझे गोल्ड दे दो। सी, दैट इज हाउ gold played a very crucial and important role in international trade. See, जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा मेन डिस्कशन था ट्रेड को लेके, दैट हैपन इमीडिएट आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये डेफिनेटली। तो उसमें जो ये सबसे जो बड़ा बैंक था, ये जो यूएन का जो पार्ट है, यूएन का वो एक ऑर्गन है, ये IBRD, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन किसका होगा, किसी कंट्री का, कंट्री मतलब पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी। अब इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट क्यों होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में डिस्ट्रक्ट हो चुका था, डिस्ट्रक्शन जितना होना था वो हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि हम इन सारे कंट्रीज को हम रीडेवलप करेंगे। और बाद में जो IMF है, दैट IMF ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, एंड ऑल्सो जो ब्रिटेन वुड्स था, और ब्रिटेन वुड्स में इस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रेड के लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विच इज IMF, तो इन्होंने क्या किया कि ट्रेड करने के लिए एक वैल्यूएशन बनाया कि कोई भी कंट्री अपनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक लेवल पे अपने पास गोल्ड रिजर्व रखेगी और उसी के कंपैरिजन में आप करेंसी प्रिंट करोगे और डॉलर को एक बेस्ड करेंसी मान के आप उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करोगे। क्योंकि यूएसए के पास गोल्ड था, इसलिए डॉलर को लेके आप ट्रेड करोगे। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, डॉलर को ही रखना शुरू कर लिया, जैसे कि चाइना ने किया, जापान ने किया, इंडिया ने। और क्योंकि आप देखो, आप करेंसी की वैल्यू इसलिए क्योंकि उनके पास गोल्ड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो गोल्ड वाला जो कंट्री है उसकी करेंसी, उसका पैसा हम अपने बैंक में रिजर्व रखेंगे फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ताकि हम किसी के साथ भी कोई भी ट्रेड करें तो हम सीधे डॉलर में करेंगे। डॉलर में ट्रेड करना, इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। तो हियर RBI का जो गोल्ड है, दैट गोल्ड रिजर्व्स increase up to 26% in just within a year। एक साल के अंदर RBI का जो गोल्ड है वो 26% इंक्रीज हो गया, जो कि अभी 879.58 टन है, जो कि लगभग 8000 टन से ज्यादा, 8000 टन से ज्यादा गोल्ड इसके पास है, जो RBI के पास। अब हम इसको ये भी देखेंगे तो विच इज 11.70% ऑफ टोटल रिजर्व। 2021 में कितना था, 5.87 था जो रिजर्व था। अब हम ये बोलेंगे कि RBI के पास अगर इतना सारा गोल्ड है तो कहाँ पे रखा हुआ है। सी, अब गोल्ड की जरूरत इंडिया में है या इंडिया से बाहर ट्रेड करने के लिए है? यस, डेफिनेटली इंडिया से बाहर ट्रेड करने के लिए है गोल्ड की जरूरत सबसे ज्यादा। इंडिया में गोल्ड की जरूरत कहाँ पड़ती है, सिर्फ थोड़े से एक्सेसरीज और ज्वेलरी में जरूरत पड़ती है, बाकी गोल्ड की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको इंडिया से बाहर ट्रेड करने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया से बाहर गोल्ड रखेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो डोमेस्टिक में कितना रखा, मतलब इंडिया विद इन इंडिया कितना रखा, 511.99 टन, मतलब लगभग 5000 टन तक इंडिया में रखा इसका रिजर्व। और बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, विच इज BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसके लिए उसमें लगभग 348.62 टन गोल्ड को रिजर्व कर रखा है, ताकि अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए या इकोनॉमिक क्राइसिस आए या इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसा कोई भी, जब भी कोई इकोनॉमी डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो सबसे पहले आपके पास रिजर्व क्या होना चाहिए? गोल्ड, जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से, बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो हियर व्हाट वी सी, तो इंडिया का जो गोल्ड है BIS में, लगभग इतना गोल्ड BIS में है इंडिया का। अब गोल्ड डिपॉजिट क्या है? लगभग कितने? अप टू 18.98 जो गोल्ड डिपॉजिट है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि हट्टी माइंस है, KGF है, तो वहां पे जो हमारे माइंस हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना गोल्ड है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में कि पाकिस्तान में प्रोक्लेम किया कि हमारे पास जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर में गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड, पता नहीं कितने हजार टन गोल्ड पाया जाता है वहां पे, लगभग 2000 टन गोल्ड है वहां पे, जो इंडस रिवर है, रिवर बेसिन में गोल्ड मिला है, इस तरह से पाकिस्तान ने बोला। तो उसी तरह के जो हमारी प्रोक्लेमेशन है, जो हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनके रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे हम ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रोक्लाइम करते हैं कि हमारे पास 18.98 जितना टन्स गोल्ड हमारे पास रिजर्व है। तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे ताकि कल को हमारी करेंसी को में कोई भी फ्लक्चुएशन आया तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास रिजर्व डिपॉजिटेड गोल्ड है, हम उसको माइन करेंगे, निकालेंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे, फिर हम आपको उसको दे देंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ गोल्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक और चीज, जो गोल्ड में और करेंसी में क्या डिफरेंस है। करेंसी की वैल्यू क्या है? एक नॉर्मल करेंसी, एक पेपर ही तो है, नोट क्या है? पेपर है। अब क्योंकि पेपर पे उस पे लिख दिया जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है वो प्रॉमिस करता है कि अगर आप इस नोट को अगर आप यूज करो, मार्केट में दो, या अपने जो ग्रोसरी या कोई भी आपके जो डोमेस्टिक यूज है उसमें अगर आप ये तो पर्टिकुलर नोट दो या पेपर करेंसी दो, तो उस करेंसी पे जो वैल्यूएशन लिखी होती है, अब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज 200 रुपीज की जो वैल्यूएशन लिखी होती है, उस पे आप गौर से देखना, हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं या मैं आपसे वादा करता हूं कि ये नोट अगर आप मेरे पास लाओगे तो मैं इसके बदले इसकी जो कीमत की होगी उतना मैं सोना आपको दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गवर्नर, और यू कैन से एनी पर्टिकुलर, जो भी कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के जो नेशनल बैंक होता है, उस बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होता है या चेयरमैन होता है या गवर्नर होता है, ये उस पर्टिकुलर कंट्री को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको उसकी वैल्यूएशन का गोल्ड दूंगा। तब यहाँ पे हम एक चीज, छोटी सी चीज समझते हैं कि जो इंडिया की जो करेंसी है उसकी जो मेकिंग वैल्यू कितनी है, सो दैट विल अंडरस्टैंड ये जो पेपर की जो कीमत है वो एक्चुअल कीमत कितनी है पेपर की। अब उसमें जो नंबर लिखा है और गवर्नर की जो सिग्नेचर है उसी के वैल्यूएशन मिलेगा ना हमें गोल्ड, लेकिन जो करेंसी की वैल्यू कितनी है, तो एक्चुअल करेंसी की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो करेंसी की मेकिंग से डिसाइड करेंगे। अब लेकिन उसमें जो लिखा होता है और प्रॉमिस्ड होता है, दैट इज अल्टीमेटली कंपेयर्ड विद ओनली गोल्ड। तो हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, तो जो रुपीस है, अगर 10 रुपए का नोट बनाने के लिए हमें लगभग 96 पैसे इसमें खर्चा आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रिसेंटली 2025 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था उसमें यही क्वेश्चन किया गया था कि प्रिंटिंग मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। सी, प्रिंटिंग मनी for Reserve Bank of India is not investment, it is an expenditure. This question has been asked in UPSC 2025 prelims. तो here your answer is, अगर 10 रुपए का नोट अगर प्रिंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी जो खर्चा है लगभग 96 पैसा इसका खर्चा आता है 10 रुपए की नोट के लिए। अगर वही 50 रुपए का नोट प्रिंट करता है तो 1 रुपी 13 पैसे इसका खर्चा आता है 50 रुपए के नोट। मतलब 50 रुपए की कीमत, नोट बनने में कितनी कीमत लगती है? 1 रुपी 13 पैसा। और 100 रुपीज का नोट अगर प्रिंट करता है RBI तो लगभग 1.77, 1 रुपया 77 पैसे इसका खर्चा निकलता है। और 500 की नोट अगर प्रिंट करता है तो 2 रुपीज 29 पैसा इसका खर्चा आता है। अब आप बोलोगे कि 2000 का नोट भी था, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2000 रुपीज का जो नोट था वो अभी मार्केट में बैन हो चुका है, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बैन हो चुका था। यस, डिमोनेटाइजेशन के वक्त पे 2000 का नोट प्रिंट किया गया था, लेकिन अभी उस नोट को बैन कर दिया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर करेंसी की वैल्यू इतनी कम है तो अगर उसके हमें कीमत मिलती है
तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसके प्रॉमिस्ड सिग्नेचर होते हैं, जिसमें वो वादा करता है कि वट एवर द नंबर हैज बीन प्रिंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर करेंसी यू विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो हियर what we understand is coins। अब coins में अगर 1 रुपए का सिक्का अगर प्रिंट करवाया जाए या मिंट करवाया जाए, नोट प्रिंट होता है, कॉइन मिंट होता है, MINT। अगर कॉइन मिंट होता है तो 1 रुपए के कॉइन की कीमत कितनी होती है? 1 रुपी 11 पैसा, क्योंकि कॉइन में मेटल का इस्तेमाल होता है। कॉइन में मेटल का इस्तेमाल होता है, जो कि स्टील या कॉपर जो भी है, कॉइन में मेटल इस्तेमाल होता है। अब सेकेंड, 5 रुपए का कॉइन अगर प्रिंट किया जाए तो लगभग 3 रुपए 69 पैसे 5 रुपए का कॉइन प्रिंट करने में इसकी कीमत लगती है। अब योर क्वेश्चन इज कि मैडम अगर आप 5 रुपए का कॉइन अगर प्रिंट करते हैं या 10 रुपए का कॉइन अगर आप प्रिंट करते हो तो इसकी कीमत कितनी है मिंट करने की? 5-5.5 रुपए तक इसकी कीमत आ जाती है। तो नाउ योर क्वेश्चन इज, क्या ये फिजिबल है? क्या ये बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है? लेकिन एक चीज आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक मिंटेड कॉइन और एक प्रिंटेड नोट में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन कौन देता है? डेफिनेटली कॉइन देता है, क्योंकि मेटल का है, ये बहुत ज्यादा हार्म नहीं होता, सालों सालों चलते हैं कॉइन्स। तो अगर जो नोट की बात करें, क्योंकि पेपर करेंसी है, एक हाथ से दूसरे हाथ बहुत जल्दी नोट खराब हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे इंडिया में ऐसा है कि नोट खराब भी हो जाए, उसको मुदड़ के उसका चूरन बना के ऐसे करके लिपेट के वॉलेट्स में रखते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि यूके में आप चले जाओ, वहाँ पे अगर आपका नोट फोल्ड हो जाए तो वो शॉप्स में नहीं लेते उसको। तो आपने देखा होगा जो नोट होता है, करेंसी होता है यूके का, जो पाउंड है, उस पाउंड को हमेशा सीधा होता है। वो अगर ऐसा वो नोट मुड़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो जगह जगह वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं दुकानों में, वो मशीन में डालो, वो एकदम से करारा सा सीधा बन के आता है। तो करेंसी जो है, वो करेंसी नोट की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, लेकिन कॉइन की ज्यादा है। इस लिहाज से भले करेंसी की जो वैल्यूएशन है, जो नोट की वैल्यूएशन है, वो बहुत ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नेचर ऑफ अ गवर्नर, लेकिन कॉइन्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे जो करेंसी के जो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस में we need this also, coins also and also notes also। तो अब आपका ये सवाल रहेगा कि आरबीआई कितनी बड़ी नोट छाप सकता है? तो आरबीआई सिंगल नोट में अप टू 10,000 तक की नोट छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है आरबीआई। और कॉइन में कितना? अप टू 1,000 रुपीज का कॉइन मिंट कर सकता है। 10,000 रुपीज की नोट प्रिंट कर सकता है, 1,000 रुपी का कॉइन मिंट कर सकता है आरबीआई। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब आरबीआई, एज आई सेड, आरबीआई के पास कुछ रिजर्व होना। आरबीआई अगर पैसा प्रिंट कर, अनलिमिटेड आरबीआई पैसा प्रिंट कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ प्राइम मिनिस्टर headed by his council of ministers and president, जो लोकसभा में बैठे होते, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उन्हीं के इशारों पे आरबीआई काम करता है। यस, आरबीआई की अपनी जो मॉरल या यू कैन से फंक्शनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमी को हैंडल करे, इकोनॉमी को या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसको मेंटेन करे और इकोनॉमी को डिप्रिशिएट होने से बचाए या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने से बचाए। आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो है, एसएलआर है, या रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट तो इन्फ्लेशन में उतना काम नहीं करता। यस, इट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू हैंडल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और यू कैन से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ एनी विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड विद इंडिया, और you can say India's relationship with any other country. Though India is neutral in many ways, but still Reserve Bank of India has the responsibility to maintain its strategic balance in the economy. तो Reserve Bank of India का जो MRS है, which is called Minimum Reserve System, लगभग 200 करोड़ है। तो इसमें कितना
150 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी होता है। अब ये होता इतनी ही है, 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी है, 115 करोड़ का गोल्ड है, लेकिन इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, इससे ज्यादा ही रखता है। ये तो मेन है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अगर मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारी करेंसी की वैल्यूएशन बढ़े। सी वो बात अलग है, जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनके लिए करेंसी की वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए करेंसी की वैल्यू कम होना फायदेमंद है। सी करेंसी की वैल्यू कम हो तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, ज्यादा हो तो इंपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में लगातार, जैसे कि 2013 में इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू थी कंपेयर टू यूएस डॉलर, इट वाज 54 रुपीज। जैसे इलेक्शन हुए 2014, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू थी द टर्न इनटू कंपैरिजन विद यूएस डॉलर वाज 60 रुपीज, अभी 84 रुपीज है, 85 रुपीज है, 85 रुपीज डॉलर पर डॉलर, 85 रुपीज इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है 2025 में। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से होता है जब इकोनॉमी आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, कम होती है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होते, आपके पास गोल्ड रिजर्व कम होता है, तब इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया और एनी अदर कंट्री नीड टू हैव गोल्ड रिजर्व। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड खरीदने पे आप टूट पड़ो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। अब मान लो आप 1 लाख का आप गोल्ड ले रहे हो, ठीक है? अब गोल्ड लोगे, आप 1 लाख का गोल्ड ले रहे हो, खरीद रहे हो आप गोल्ड। अब गोल्ड लोगे इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, तो इसमें क्या होता है, यू हैव टू पे मेकिंग चार्जेस, यू हैव टू पे GST। अब लेने के बाद इसकी जो वैल्यू बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी। अब जब बेचने जाओ इसको तो इसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट गेन टैक्स होता है वो लगेगा इस पे। तो अगर आप ज्वेलरी लेना क्या ठीक है, ज्वेलरी लेना ठीक है? इफ यू आस्क मी, नहीं, ज्वेलरी से अच्छा है आप एक काम करो, किसी भी कंट्री का जो करेंसी की वैल्यू हायर है उसको रखो अपने पास, ताकि एक सिक्योरिटी रहेगी। हाँ, एक इनसिक्योरिटी भी रहेगी कि वो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम ना हो जाए और इंडिया की करेंसी की वैल्यू ना बढ़ जाए। अब इंडिया की करेंसी की वैल्यू वैसे हमारे जो इकोनॉमी का जो सिस्टम है उस हिसाब से तो बढ़ने से रही। हमारी जो इकोनॉमिस्ट जितने सारे हैं जो काम कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में इंडिया की करेंसी की वैल्यू तो बढ़ने से रही, इसलिए अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल जो जापान की करेंसी है या USA की करेंसी है या UK की करेंसी है या स्विट्जरलैंड की करेंसी है, जिनका वैल्यूएशन और यू कैन से कुवैत की करेंसी है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर आप इंडिया में फॉरेन करेंसी को रखते हो, जैसे कि इंडिया के बहुत सारे जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, फॉरेन करेंसी को रखते हो, या जिसकी जो परमिट है, परमिशन के हिसाब से जो जितनी परमिशन है फॉरेन करेंसी को रखने की, उस हिसाब से फॉरेन करेंसी रखते हो, तो डेफिनेटली वट एवर यू वांट टू स्पेंड ऑन द गोल्ड, इट विल इंक्रीज, द वैल्यूएशन विल इंक्रीज। अगर आप इतने सारे चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, GST और प्रॉफिट गेनिंग टैक्सेस, ये सारा झंझट ही नहीं रहेगा। अब मान लो गोल्ड नहीं, आपके पास वो नहीं कर सकते, आपके पास एक और ऑप्शन है, गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो MF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है। तो इससे क्या होगा, यस डेफिनेटली इसके साथ साथ आपको इसकी भी, जब भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी डेफिनेटली। जो गोल्ड की जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी इज द लीस्ट, jewelry should be your least option to save your investment, or you can say preserve your investment in the form of gold। अब लोग कहेंगे हम ज्वेलरी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ब्रिक्स लेंगे, हम क्या लेंगे, एक ईटा लेंगे, सोने का एक ईटा लेंगे। अब जो ब्रिक्स होता है, यही होता है ना ब्रिक्स, जो सोने का ईट होता है, सोने का ईट। अब ब्रिक्स पे क्या प्रॉब्लम है, जब भी आप ब्रिक्स खरीदोगे डेफिनेटली इसमें मेकिंग चार्जेस आते हैं। आप कहीं गलती से मत लेना कि वो मेकिंग चार्जेस नहीं होंगे, ब्रिक्स में कम होता है, नहीं। देयर आर सम ज्वेलरीज, फॉर एग्जांपल बैंगल्स, जो प्लेन बैंगल्स होते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स होते हैं इसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो इसमें मेकिंग चार्जेस हैं, GST इसमें भी पे करना पड़ता है, और प्रॉफिट गेन टैक्स इसमें भी पे करना पड़ता है। तो डू यू थिंक इट इज अ
राइट ऑप्शन टू डू। इससे अच्छा है गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाल दो, इससे अच्छा है डॉलर में डाल दो, इससे अच्छा है फॉरेन करेंसी में डाल दो पैसे। तो ये सोच के कि गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, गोल्ड खरीदना, ज्वेलरी खरीदना इज नथिंग बट अ फूलिशनेस। वट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिटर्न्स व्हाट यू डिजर्व। यस, आप पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए या अपनी खुशी के लिए खरीद रहे हो, वो बात अलग है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द गोल्ड वैल्यूएशन। गोल्ड की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और गोल्ड वर्ल्ड में ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और गोल्ड बैंक रिजर्व क्यों करती है, और गोल्ड की कीमत करेंसी से क्यों कंपेयर की जाती है। वी हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।